हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक एक्सपीरियंस पे। साथियों, आज का जो यह क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो 69 एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो साथियों, आज जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वह 2023 का आप यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों, घटना चक्र का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें साथियों आपको पूरा बीपीएससी का निचोड़ मिलने वाला है। लगभग साथियों याद रखिएगा, इसमें 1992 से लेकर 2022 तक के जितने भी प्रश्न हैं साथियों, इन सभी प्रश्नों का हम लोग इस सेशन में अध्ययन करने वाले हैं साथियों। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है उन सभी साथियों के लिए जो 69 एग्ज़ाम देने वाले हैं। साथियों, यह मेरा अगर प्रयास अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताया करें कि कैसा लगा मेरा यह प्रयास। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ऐसे चीज़ करते रहेंगे साथियों। इसमें लगभग साथियों हम लोग पूरा, यकीन मानिए साथियों, लगभग 68वीं पूरा साथियों 38वीं बीपीएससी से लेकर 67 जो है साथियों यहाँ तक के अध्ययन करेंगे साथियों। और 68 की बात की जाए तो 68 का ऑलरेडी हम क्लास में आपका क्वेश्चन डिस्कस कर लिए साथियों, तो उसका भी लेक्चर अपलोड है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। अभी हम लोग साथियों पूरा 38वीं से लेकर साथियों और 67 जो है साथियों यहाँ तक हम लोग ये अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। पूरा बीपीएससी का निचोड़ हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, जो कि आप क्विक रिवीजन जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आप इसके माध्यम से क्विक रिवीजन कर सकते हैं साथियों। इसमें हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो देखिए, यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट वाइज दिया गया है साथियों, जिसमें इस क्लास में साथियों हम लोग भारतीय इतिहास को पढ़ने वाले हैं। भारतीय इतिहास में हम लोग तीनों इतिहास को पढ़ेंगे साथियों, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इन तीनों कालखंडों को आज पढ़ेंगे साथियों, और इसमें लगभग 600 से प्लस क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे साथियों। और पर क्वेश्चन पे हम लोग कुछ तथ्यों को भी जानेंगे जो आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उन तथ्यों पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा साथियों। ठीक है, तो प्रयास अगर अच्छा लगा मेरा तो प्लीज़ साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करेंट अफेयर के लिए, बीपीएससी के लिए और बीपीएससी से जुड़े सभी तरह के चीज़ों के लिए साथियों, यह आपके लिए जो चैनल है बहुत ही परफेक्ट चैनल है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों हम लोग अपने सेशन को। देखिए साथियों, आपके सामने है अब क्या, भारतीय इतिहास, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को अध्ययन आज करने वाले हैं साथियों। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीनों कालों को हम लोग आज ही इस सेशन में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे पॉलिटी को करेंगे साथियों, फिर इकोनॉमिक्स को करेंगे, ज्योग्राफी को करेंगे। तो ऐसे हम लोग चलेंगे साथियों सीरीज वाइज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर पहला है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं साथियों, यह पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़ में साथियों। इसके बारे में कुछ तथ्य हैं, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है साथियों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान में रखिएगा साथियों। जो 7000 ईसा पूर्व से साथियों 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन काल को कितना मानते हैं साथियों, तो 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। ठीक है, नवीनतम खोजों के आधार पर साथियों भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव साथियों लहुरा देव में रहा। यहाँ से साथियों 7000 से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव से बसने एवं निश्चित तौर पर साथियों 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यह याद रखिएगा साथियों, मेहरगढ़ की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो कब से कब आपसे पूछा जाए कि मेहरगढ़ में क्या क्या प्राप्त हुआ था और कब प्राप्त हुआ था, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे कह रहा है साथियों, उल्लेखनीय है कि इस नवीन खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है साथियों। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के स्थल क्या हुए साथियों, साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके स्थान से ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल भी प्राप्त हुआ है साथियों। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करें साथियों, तो 6500 ईसा पूर्व के
चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं साथियों, यह भी याद रखेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहला प्रश्न से कितना ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे निकल रहा है एक प्रश्न से। मेहरगढ़ के बारे में आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ से कितना ज़्यादा चीज़ पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे हम लोग सेकंड नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसको बेल्थोलिक युग भी कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा। बेल्थोलिक युग किसे कहा जाता है साथियों, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, बेल्थोलिक युग किसे कहा जाता है साथियों, तो याद रखेंगे उसे क्या लोह युग को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है साथियों, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। तांबे से बने युग को बेल्थोलिक युग कहा जाता है साथियों, यह याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं तो ताम्रपाषाण युग को बेल्थोलिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृति में तांबे के औजार के साथ की पत्थर से बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है साथियों, याद रखिएगा, उन्हें प्राय ताम्रपाषाणीय संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये हम लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे तो साथियों यह हम लोग याद था, हम लोग पढ़े थे उसमें। ठीक है, उससे पहले जब पूरा हम लोग प्राचीन भारत के प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल पढ़ रहे थे तो ये सब चीज़ पढ़े थे ना, ताम्रपाषाण क्या होता है, लौह पाषाण काल क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़े थे। चलिए आगे है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। साथियों याद रखिएगा, हड़प्पा की बात की जा रही है तो हड़प्पा में मिट्टी के जो बर्तन थे साथियों वह लाल रंग का था। ठीक है, लाल रंग का था साथियों, यह प्रश्न कई बार हम बता चुके हैं आपको। चलिए इसके बारे में कुछ समझते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर क्या करते थे, निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता पर पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था साथियों। क्या बताया जा रहा है, जो पैर से बर्तन बनते थे ना तो पैर से उसको चाक किया जाता था, मतलब पूरा मिट्टी को पैर से मरदा जाता था। ठीक है, उसके बाद कह रहा साथियों कि परिपक्व हड़प्पा के तौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाता था साथियों। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों का दो श्रेणी में था। ठीक है, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन था और दूसरा चित्रित वाला, ठीक है, जिस पे चित्र रहता था। यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है साथियों कि यहाँ से क्या निकल रहा है, तो यहाँ से चित्रकला के विशेषता को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी साथियों। और आज भी आप देखेंगे जब मिट्टी के बर्तन को आप आग पे रखेंगे तो थोड़ा सा वो ब्राउन कलर का हो जाएगा साथियों, यह आज भी देखने को मिलता है। इन मृत भांड के ऊपरी हिस्से को लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की क्या करते थे, विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है साथियों, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो याद रखेंगे साथियों, यह किस युग में पड़ता है, तो यह पड़ता है साथियों आपका आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है साथियों, इसे याद रखेंगे। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनी लेखन कला के ज्ञान के आधार पर होता है साथियों, याद रखेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक काल के जो निर्धारण होते हैं उस किस आधार पर होते हैं कि पढ़ने लिखने की व्यवस्था के आधार पर होते हैं। जो व्यक्ति जो समय में जो लोग पढ़ रहे थे उसे ऐतिहासिक काल कहा गया है, जो में नहीं पढ़ रहे थे साथियों तो इसे इस क्रम में बांटा गया है। आगे हम लोग बात करें साथियों तो लेखन कला के ज्ञान के से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल कहा जाता है साथियों, इस चीज़ को याद रखिएगा। भारतीय इतिहास में 250 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है साथियों। और सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान था परंतु इसे पढ़ा नहीं गया था साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो याद रखिएगा साथियों, उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह है कि वह पक्की ईंट से बनी इमारत थी साथियों। क्या थी, पक्की ईंट से बनी इमारत थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है साथियों। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित नियोजन के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारत में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानगार व अन्नागार प्रमुख थे साथियों, याद रखिएगा। इनकी सतह पर पक्की ईंटों की होती थी जिसे जिप्स तथा मोटारों द्वारा जोड़ा गया था साथियों, इस चीज़ को याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें साथियों, तो नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था साथियों, याद रखिएगा। तो आपको यह प्रश्न ऑलरेडी पता होगा साथियों कि याद रखिएगा वह लोथल था। लोथल क्या था साथियों, तो लोथल एक बंदरगाह भी था। अब यहाँ ध्यान देते हैं, हड़प्पन नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है साथियों, और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह थी। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें साथियों, तो नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, वह लोथल है। अभी जस्ट हम लोग ऊपर के सेक्शन में पढ़ चुके हैं। आगे बात करें साथियों, तो आगे कह रहा है आपका, क्या कह रहा है साथियों, आगे प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त होता है। साथियों ये टेराकोटा का जो हल है यह बहुत ही फेमस है और बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा साथियों यह कहाँ से होता है, तो ध्यान देंगे यह साथियों यह कहाँ से होता है, तो यह बनावली से होता है। बनावली से होता है साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी नंबर प्रश्न, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है साथियों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली के से टेराकोटा का हल क्या होता है साथियों, प्राप्त होता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं साथियों, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खसम खास की खाड़ी निकट स्थल लोथल के गोदीवारा के साक्ष्य मिले हैं साथियों। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला साथियों, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। शिलालेख के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की ईंट की बनी हुई क्या मिली साथियों, तो हुई हल की प्रकृति भी मिली है, यह भी याद रखेंगे। देखिए कितना ज़्यादा आपको यह पूर्वावलोकन से फायदा हो रहा है साथियों। एक प्रश्न से आपको कितना ज़्यादा क्वेश्चंस उसके बारे में हल हो रहे हैं। आने वाले भविष्य में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको आइडिया लग रहा होगा। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित है। तो साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन सा संबंधित है। एक है आर.डी. बनर्जी, के.एन. दक्षिण, और उसके बाद है साथियों आपका एस वत्स व बी.एन. स्मिथ। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा बी.एस. स्मिथ, इसका सही आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न 2015 में पूछा गया प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा इस चीज़ को भी, ठीक है। वर्ष 1951 साथियों, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था, यह आप सभी को पता होगा। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माध्यारोप स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदाड़ो की खोज साथियों सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था और इसे पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था साथियों। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जैसे के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मेके, आर.एल. स्टील, ए. घोष और साथियों जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यह भी बात आप याद रखिएगा साथियों। इतना ही बताया जाता है मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था, तो राखलदास बनर्जी। आप आर.एस. शर्मा का बुक उठाकर देखिए साथियों, वहाँ भी यही बताया जाता है। लेकिन इस चीज़ों को भी याद रखिएगा साथियों कि इनका भी योगदान था। आगे है कि आगे क्या है साथियों, बोगज कोई का महत्व इसलिए है, किस लिए साथियों, ध्यान दीजिएगा, वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं तथा उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का भी वर्णन मिलता है साथियों, इसलिए इस स्थान का क्या है, महत्व है। चलिए अब इस स्थान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, बोगज कोई एशिया इमारत में से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो सिंधिया के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे। और इनसे ज्ञात होता साथियों कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही क्या आए थे, भारत आए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें साथियों, तो नेक्स्ट है आपका क्या है, प्रसिद्ध
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था साथियों? यह भी प्रश्न आपके सामने है और इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों परुशनी। परुशनी नदी कहाँ है साथियों? या आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइएगा। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किसे कहा जाता है? तो 10 राजाओं का युद्ध को 10 राज्य युद्ध कहा जाता है, जो कि परुशनी नदी। वर्तमान में साथियों यह रावी नदी को ही परुशनी नदी कहा जाता था प्राचीन में। ठीक है, परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था साथियों, जिसे भारतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ युद्ध को हराया था। किसे हराया था? एक संघ को हराया था। और इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था साथियों, जिनको पुरोहित विश्वामित्र भी कहा जाता है साथियों। इसे याद रखेंगे। इन 5 जो राजाएं थे वह इस प्रकार से आप देख सकते हैं साथियों: अनु, धूद, युद्ध, पुरुष और तुर्वसु। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे साथियों क्या है आगे कि ऋग्वेद काल, 1 मिनट साथियों, 1 सेकंड थोड़ा दीजिएगा। चलिए आगे क्या है साथियों, आगे आपका ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है। ठीक है, 9वां मंडल है साथियों। अब इसके बारे में कुछ तथ्यों को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नवमतम मंडल के सभी 144 मंत्र सोम को समर्पित है साथियों, यह याद रखिएगा। सोम आर्यों का मुख्य पेय था साथियों, और जिसे मुंज वंश पर्वत से प्राप्त किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है साथियों, यह भी याद रखेंगे। उसके बाद है साथियों कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह भी याद रखेंगे साथियों, सोम और इस पेय को क्या है साथियों? समर्पित है, जो कि हम लोग अभी इससे ऊपर वाले सेक्शन में यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे साथियों इसके बारे में बात करते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है साथियों? तो याद रखिएगा, गायत्री मंत्र है जो साथियों वह कहाँ से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है साथियों, इसे याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वहीं पे मंत्र का उच्चारण कहाँ होता है? ऋग्वेद में होता है। गायत्री मंत्र साथियों ऋग्वेद में उल्लेखनीय है, और इसके रचनात्मक कौन थे साथियों? तो शिव मातृ थे साथियों, याद रखिएगा, शिवा मित्र थे साथियों। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है साथियों, यह भी याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें। तो आगे है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन के ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा वैशेषिक। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ था साथियों। महर्षि कनाद इस दर्शन के क्या थे साथियों? तो प्रवर्तक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताया जा रहा है। आगे है, स्वामी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कुंडन ग्राम में हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, महावीर स्वामी का जन्म कुंडन ग्राम या कुंडलपुर, जो कि वैशाली में निकट है साथियों, यहाँ पे कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवनी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञानत्रिक क्षत्रियों के संघ में प्रधान थे साथियों। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे, और कुछ प्राचीन संस्करण के अनुसार साथियों, एनसीईआरटी पुस्तकों के अनुसार कहा जाए तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और यहाँ पे आपको 599 बताया जा रहा है साथियों। तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसी आधार पर साथियों अनेक अन्य प्रशासकों ने भी इन्हें यही जन्म तिथि अपने पुस्तक में अंकित किया है, जिसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व में ही उचित है, क्योंकि महावीर क्या थे साथियों? महावीर ध्यान दीजिएगा, ऊपर हम लोग बात करते हैं। महावीर महात्मा बुद्ध के पहले के काल में है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था साथियों? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण में भी यह अब महावीर स्वामी का जन्म 599 में प्रकाशित किया जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, 599 ही सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या है साथियों कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, उनका जन्म हुआ था
कहाँ, वैशाली के कुंडलग्राम में। और मृत्यु कहाँ हुआ था साथियों, तो याद रखेंगे वहाँ पावापुरी में हुआ था। ठीक है, पावापुरी में हुआ था साथियों, ध्यान दीजिएगा। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो महावीर स्वामी का जन्म 1599 में हुआ है, ये तो हम लोग जान गए। वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था साथियों। उनके पिता सिद्धार्थ गांधी क्षत्रिय में संघ थे और प्रधान थे। वाणिज्य संघ का एक प्रमुख सदस्य भी थे साथियों। और 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में साथियों राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था, तो शरीर का त्याग हो गया था साथियों। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। आगे हम लोग बात करें तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था साथियों, तो इनका प्रथम शिष्य जो था साथियों वह जामिल था। कौन था, जामिल था। जामिल था साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं साथियों, भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 1599 ईस्वी में के पूर्व हुआ था साथियों। और उनकी माता का नाम यशोदा था साथियों। उनके प्रियदर्शना नामक एक क्या थी साथियों, तो एक पुत्री का उत्पन्न हुआ था। आगे हम लोग बात करें साथियों, तो उन पुत्री का विवाह जामिल के नाम से क्या हुआ था, क्षत्रिय से हुआ था। यही जामिल क्या थे साथियों, इनका दामाद थे, महावीर स्वामी का दामाद थे। इस चीज़ को जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गए, यह उनका प्रथम शिष्य था। और जामिल के बाद महावीर स्वामी का यह विरोधी भी बन जाता है साथियों। वहुर्तवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की जाती है। 11वीं अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गंधर कहा जाता है साथियों, निम्न प्रकार के थे, जिसमें इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई थे साथियों। यह आर्यभक्त, सुधमर, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र और अम्निक, अंचल, मैत्र तथा याद रखेंगे साथियों तथा प्रभास, ये सभी क्या थे साथियों, इनके विरोधी थे। चलिए आगे हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से साथियों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों कौन सा कहलाता है, तो 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व जो है साथियों यह पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व प्राचीनतम ग्रंथ है साथियों। ठीक है, अंतिम नंद राजा के समय में समभुज विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष के थे तथा ये सभी महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति साथियों। और याद रखेंगे 12 अंग में जैन सिद्धांत का संकलन प्रथम जैन सभा में किया जाता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें। देखिए साथियों थोड़ा लॉन्ग आपका लेक्चर चल रहा है ना, तो थोड़ा सा हम भी प्रॉब्लम में हो जा रहा है, तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करते चलिएगा। चलिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था साथियों, तो ध्यान दीजिएगा कहाँ पे किए थे वह, तो वह किए थे सारनाथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साथियों, सारनाथ में किए थे। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो 6 वर्ष की साधना से के पश्चात 35 वर्ष की आयु में साथियों महात्मा गौतम बुद्ध को क्या होता है साथियों, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को क्या होता है साथियों, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही साथियों वे बुद्ध कहलाएं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रसार प्रारंभ किया और साथियों उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपतन वर्तमान में सारनाथ में है साथियों, याद रखिएगा। ऋषिपतनम आए, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया, जो उनको क्या किया, छोड़कर जब चल गए थे, वही यह 5 ब्राह्मण थे साथियों, याद रखेंगे इस चीज़ को। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है साथियों। ठीक है, यह उपदेश क्या था साथियों, यह उपदेश क्या था, दुख के कारण, दुख का अंत व उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है साथियों, यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बात करें। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाह कहाँ हुआ था साथियों, तो याद रखिएगा यह कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। चलिए जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उनके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल से के राज्य में चले गए थे साथियों। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में ही हुआ साथियों, याद रखेंगे। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्या ग्रहण किया था और अपना प्रचार करने हेतु वह वल्लो की राजधानी बाबा पहुँचे। वहाँ पे वह चंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे साथियों, और उनसे बुद्ध के सुखदब्ध भाव खाने को दिया गया था। ठीक है, इसे उन्हें रक्तस्राव को हो गया और वह भयानक पीड़ा से क्या हो गया साथियों,
मतलब वह पीड़ा से दुखी अति हो गए साथियों, और इस वेदना के बाद ही उनका क्या हो गया, कुशीनगर, जो कि कुशीनगर कहाँ है साथियों, तो मल्ल राज्य की राजधानी था, और यहाँ पे उनका मृत्यु हो जाता है। कब, तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर को त्याग हो जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में साथियों, बौद्ध ग्रंथों में इन्हें महापरिनिर्वाण कहा जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साथियों आपका कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो साथियों यह तो इजी प्रश्न है आपका, यह किसकी पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। चलिए जानते हैं त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है साथियों, और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया साथियों, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। पहला है विनय पिटक साथियों, दूसरा है सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक। इन तीन पिटक को अलग अलग बांटा गया है साथियों, इसीलिए इसे त्रिपिटक कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न से किससे संबंधित है साथियों? क्या वह बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, या फिर साथियों वह और कोई धर्म है? यह भी आप लोग बताते चलिएगा। क्या वह जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म से है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें साथियों, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जो कि सम्य धारक, ठीक है, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, इन तीनों को जैन धर्म में साथियों त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है, यह भी याद रखिएगा। आगे चले हम लोग साथियों, तो आगे प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म को क्या है साथियों, जैन धर्म में समान नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कौन सा बात समान नहीं है, तो आत्मदमन साथियों, इस चीज को समझते हैं हम लोग। तो गौतम बुद्ध के मध्य मार्ग का उपेक्षा किया गया, वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे साथियों। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग की आवश्यकता को बताते थे साथियों, यह भी बात याद रखिएगा। उसी के पश्चात अगर आगे बात करें साथियों, तो बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है साथियों? तो यह किस पीढ़ी का है, तो यह पंचम पीढ़ी का है। कब पीढ़ी का है, तो 5वें पीढ़ी का है। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो आगे कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वन नहीं है, जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। हेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था साथियों, यह भी याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करें, तो इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपनी हुई और नष्ट हो गए थे साथियों। ठीक है, वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का है, यह भी याद रखिएगा साथियों। ठीक है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इसमें क्या कहते थे साथियों, केवल इसमें गिरी हुई पत्तियों को ही उठाने का अधिकार है। ठीक है, एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्पमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया था, यह भी आप याद रखिएगा। अंततः यह 6ठी पीढ़ी की वृक्ष है साथियों, और बिहार सरकार ने पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इस 5वीं पीढ़ी का बताया है साथियों। तथ्यों के याद रखिएगा साथियों, तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन करने से बाहर कर दिया है, यह भी याद रखिएगा आप। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो आगे साथियों, आगे क्या है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था साथियों? तो यह ध्यान रखिएगा, किसने किया था, तो आजीविकों ने किया था। किसने किया था, आजीविकों ने किया था। चलिए अब जानते हैं आजीविकों के बारे में। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ था साथियों, यह इंपॉर्टेंट बात है। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाया गया था। अशोक के समय में बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा क्या है साथियों, सर्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। उसके पश्चात अगर बात की जाए साथियों, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, इनके संस्थापक जो थे वह कौन थे साथियों, तो वह थे
गोसाल, मखली गोसाल इनके संस्थापक थे साथियों। थोड़ा सा नाम अटपटा है लेकिन याद तो करना ही होगा आप सभी को। मखनी गोसाल साथियों, मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्हें महावीर की शिष्यता त्याग कर दी और आजीवक नामक क्या किया, स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, इनका मत नियति क्या था साथियों, इनका मत तो नियतिवाद का कहा जाता है, जिनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित व संचालित की जाती है। इस पे यह बल देते थे। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था साथियों, आपके सामने यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, उदयन था। उदयन कौन था साथियों, तो बिंबिसार का पुत्र था साथियों, और यह अजातशत्रु इसे कहा जाता। ठीक है, अजातशत्रु का क्या था साथियों, अजातशत्रु, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पाटलिपुत्र के स्थान अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने किया था। यह किस वंश का था अजातशत्रु, किसे कहा जाता है साथियों, यह आप लोग कमेंट बताएगा। चलिए, गंगा और सोन नदी से संगम पर एक नीला किला बनाकर थी और इस मगध साम्राज्य के राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया। इस नगर क्या था साथियों, तो शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी थी। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। आगे हम लोग बात करें साथियों, आगे है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, उदयन द्वारा किया गया था। अभी जस्ट हम लोग ऊपर के सेक्शन में देख चुके हैं। हर्यक वंशीय शासक उदयन यह उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रथम घटना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी साथियों, और उसने राजगीर से नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। यह भी याद रखिएगा साथियों। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो याद रखिएगा किस राजा ने बसाया था, तो यह उदयन बसाया था। कई बार एक ही प्रश्न देखने को आपको मिल रहा है साथियों, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मगध नरेश उदयन ने शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना यह है साथियों कि गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापित किया था साथियों। उसने राजगिरी से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। यह भी याद रखेंगे। आगे हम लोग चलें तो आगे है साथियों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था साथियों, ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा किया गया था, तो यह आज का लिच्छविनी गणराज्य था साथियों, इसके द्वारा किया गया था। वैशाली के लिच्छवनियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था साथियों, और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवनी वज्जी संघ में सर्वप्रथम थे साथियों, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, याद रखेंगे साथियों। मगध की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी वह राजगीर या फिर गिरिव्रज थी साथियों। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद वंश था साथियों। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। याद रखेगा, जब महाभारत आप लोग देखे होंगे तो जरासंध के बारे में आप लोग जानते होंगे। जरासंध को भीम के द्वारा क्या कहता है, मल्लयुद्ध में पराजित किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करें, जिसने राज्य के गिरिवज को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था साथियों, और इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी साथियों, तो राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक बात बताना चाहेंगे साथियों कि ऊपर में अजातशत्रु के बारे में हम जब बता रहे थे, उदयन के बारे में बता रहे थे, तो थोड़ा सा वहाँ पे हम गलत बोल दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा, बिंबिसार अजातशत्रु का पिता था। ठीक है, उदयन का दादाजी थे। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था साथियों। अजातशत्रु का जो वंश का नाम था वह क्या था साथियों, तो हर्यक वंश था। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से इसका कब था, तो 460 ईसा पूर्व के आसपास से शासन होता है। अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था साथियों की हत्या कर राजगद्दी पर बैठता है। इसकी हत्या से भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी, और इसलिए साथियों इस वंश को क्या कहा जाता है साथियों, तो पृथहंता वंश कहा भी जाता है। चलिए अब है साथियों कि सेंड्रोकोटस से
चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, विलियम जोन्स ने किया था, इस बात को याद रखिएगा। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य की से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया था, जबकि जस्टिस ने क्या किया था साथियों? तो सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख भी किया था साथियों। यह भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सामने आता है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने लिखा था? याद रखिएगा साथियों, ब्राह्मी लिपि जो है वह किसने लिखा था? तो जेम्स प्रीसेस ने लिखा था साथियों, यह भी याद रखेंगे। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीसेस नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेख ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया था, किंतु उन्होंने लेखों के देवापंथी की पहचान सिंहल के राजा तीस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सिंहली अनुश्रुतियों दिवसत तथा महावंश में यह उपस्थित अशोक के लिए प्रयुक्त थी। याद रखिएगा साथियों, वर्ष 1915 में मास की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया। यह चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था साथियों? याद रखिएगा, जो मेगास्थनीज का जो पुस्तक था वह क्या था? तो वह था इंडिका। बहुत ही यह इंपॉर्टेंट और फेमस प्रश्न है साथियों। चलिए जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था और सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्क्यास आनोसिक्रियम और अस्तियोबुलस तथा मेगास्थनीज थे। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, इन सभी लेखक को भी याद रखेंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषम के सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास की प्रमुख स्रोत है साथियों। चलिए आगे हम लोग बात करें तो इंडिका का लेखक कौन था? तो साथियों इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। ठीक है, मेगास्थनीज था। चलिए अब आगे हम लोग बात करें साथियों तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है और इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता है साथियों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। और साथियों याद रखिएगा, समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था और करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड भी दिया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों। आगे है आपका मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज जो था वह किसका दूत था? तो सेल्यूकस का था। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे हम लोग बात करें इसके बारे में थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा साथियों। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य सभा में भेजा गया था साथियों। ये क्या था? तो यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रिय के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया और भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे अपने इंडिका नामक ग्रंथ में क्या किया साथियों? तो वर्णन किया। चलिए अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अंतिम जो मौर्य सम्राट था वह कौन था? तो वह था साथियों आपका बृहद्रथ। यह कौन था साथियों? तो यह अशोक का पुत्र था। चलिए यह क्या था साथियों? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति शुंगमित्र ने किया था साथियों और यह शुंग वंश की स्थापना आगे चल के करते हैं। उसके बाद है साथियों आपका किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धि वर्णित है साथियों? तो याद रखिएगा यह किस में है? तो जूनागढ़ में है। याद रखिएगा साथियों, जूनागढ़ के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो गुजरात के जूनागढ़ में रुद्र दामनम 130 से 150 ईस्वी के आसपास साथियों इसका वर्णन मिलता है और एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर वर्णित है साथियों उसी पर अशोक के 14 प्रतापगिनी को भी एक प्रति स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए थे। ठीक है साथियों, इस चीज़ को याद रखिएगा। यह विश्व संकेत भाषा का तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जिसमें रुद्रदाम की वंशावली, विद्युत शासक, व्यक्तित्व आदि
पर सुंदर प्रकाशन किया गया है साथियों। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेख में सर्वाधिक प्राचीनतम है, यह भी याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम लेख संस्कृत में कौन सा है, तो याद रखिएगा साथियों इस चीज़ को। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे साथियों आपके सामने निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था साथियों, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा किसका झुकाव था, तो वह था साथियों खारवेल का। ठीक है, खारवेल का था, यह याद रखिएगा। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा, जो कि ओडिशा कहा जाता है आप प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की साथियों याद रखिएगा हाथी गुफा के उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है और इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव है साथियों, यह भी याद रखेंगे। हाथी गुफा प्राकृतिक भाषा में है। आगे बात करें तो आगे साथियों कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे, महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, या फिर साथियों सतवाहन वंश से, रटभोजक वंश से। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर सभी। तो साथियों याद रखिएगा इसका सही आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर सभी हो सकता है, तो सभी वंश से तो होगा नहीं, मतलब कोई नहीं होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महावेगवाल नामक व्यक्ति था साथियों। अंततः इस वंश का नाम महावेगवाहन वंश ही पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन साथियों हाथी गुफा अभिलेख है, तो इस चीज को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है साथियों, तो ये तो बहुत ही फेमस प्रश्न है साथियों। या किसे कहा जाता है, तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, इतिहासकार विशेष स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है साथियों, यह भी याद रखेंगे। कौन दिया है, तो याद रखिएगा साथियों विसेट स्मिथ दिया है। कि अपनी पुस्तक का नाम उसका बताइएगा साथियों, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उसे कहा गया है। चलिए समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन प्रयाग प्रगति में मिलता है और इसके अभिलेख कौन थे साथियों, इसके लेख कौन थे, तो हरिसेन थे। चलिए आगे हम लोग बात करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा था साथियों कि गुप्त सम्राट जिसने ह्यूनों का पराजित किया साथियों यह कौन था, तो याद रखिएगा साथियों ये कौन था, तो यह स्कंदगुप्त था। चलिए स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ह्यूनों का पहला भारतीय आक्रमण साथियों गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था साथियों। ठीक है, तथा स्कंदगुप्त के हाथों से यह बुरी तरह पराजित हुआ था। यूएस राय के अनुसार इस ह्यून आक्रमण का नेता साथियों कौन था, तो खुश नेवाज था साथियों। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई भी तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा था, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। किंतु परोक्ष रूप से इस गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज किया गया और स्कंदगुप्त साथियों की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में क्या हुआ साथियों, ह्यूनों पर कब्जा हो गया। ह्यूनों को कब का कब्जा हो गया साथियों। आगे देखते हैं तो किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है साथियों, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता है साथियों, तो अपरहत कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों। तो आगे है आपका चीनी यात्री सिंग यून ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी साथियों, तो ध्यान दीजिएगा यह जो है यह कब की थी, तो 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी के आसपास यह की थी। चीनी यात्री सिंग यून 1518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा एकत्रित की साथियों, यह भी इंपॉर्टेंट एक बात है। चलिए हर्षवर्धन के शासनकाल में साथियों किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो याद रखिएगा साथियों हेनसांग। ठीक है, आगे हम लोग बात करें साथियों तो हर्षवर्धन के शासनकाल में सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग के भारत आगमन थी। ठीक है, उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने की थी, जो कि आगे चलकर साथियों उन दिनों भारत में सुलभ थे।
ध्यान दीजिएगा साथियों, इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसने सांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने साथियों एक ग्रंथ लिखा है जिसे क्या कहा जाता है, तो सीयू की कहा जाता है। आगे हम लोग बात करें साथियों, तो आगे है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। साथियों कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा साथियों, कलहन की जो पुस्तक है उसकी नाम है आपका पुराण। क्या साथियों, साथियों पुराण नहीं होगा, क्षमा चाहेंगे, उसका क्या साथियों, तो राज तरंगनी। याद रखिएगा साथियों, राज तरंगनी है। कलहन के राज तरंगनी में कश्मीर का इतिहास लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। कश्मीर का इतिहास जानना है तो राज तरंगनी को पढ़ना होगा। चलिए आगे हम लोग बात करें, इस ग्रंथ की रचना कलहन के जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था साथियों, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य के राजनीतिक शासक पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना भी इसके उस समय हुआ था। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो आगे अनंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित थे साथियों, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों बिहार। ठीक है, अपना बिहार जो है साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं थोड़ा, तो उदयपुर जिसे उदयपुर भी कहा जाता है साथियों, प्राचीन भारत में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था और यह साथियों बिहार राज्य में उपस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के द्वारा किया गया था साथियों, याद रखिएगा, पाल वंश का गोपाल ने किया था। चलिए कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन थे साथियों, तो कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा इनके सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका नान्यदेव। साथियों कर्नाटक वंश के संस्थापक नान्यदेव थे और एक महान योद्धा भी थे साथियों। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरौगढ़ को बनाया था। कर्नाटक वंश का शासनकाल साथियों ध्यान दीजिएगा मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है इसे। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो आगे है साथियों आपका कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था। कर्नाटक वंश का अंतिम जो शासक था साथियों वह कौन था, तो वह हरि सिंह था साथियों, यह भी याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें, कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। यह कला और साहित्य के महान संरक्षक थे साथियों, और इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। रजिस्ट्रेशन जो अभी आप लोग देखते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है साथियों, तो यहाँ याद रखिएगा इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो आगे है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अधोगृहित हुआ था साथियों, तो याद रखिएगा यह किस के हुआ था, तो याद रखिएगा साथियों यह हुआ था धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, धर्मशास्त्र के समय में साथियों 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र का अति समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अष्टपद रुद्र निषाद मगध वेदक रथकार आदि का अनिवार्य अनुलोम एवं प्रतिलोम विमान के फलस्वरूप हो गया था। पाणिनि ने साथियों 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया साथियों, निवृ और अनिवर्णनीय। इसमें 2 पहले प्रकार को शूद्र और अपृष्ट माना जाता है साथियों, इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करें साथियों, तो याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात कश्मीर। साथियों बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीत जो हुआ था वह कुषाण शासक के शासनकाल कुषाण शासक के कनिष्क के राज्य काल में कश्मीर के कुंडल लवन में हुआ था साथियों, इस चीज़ को याद रखें। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और अफसोस इसकी उपाध्यक्ष साथियों। आगे हम लोग बात करें, तो आगे कुछ और भी है साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आगे है साथियों प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, ध्यान दीजिएगा साथियों प्रथम बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो वह थे साथियों आपका महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप थे साथियों, इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी, कहाँ हुई थी बच्चे, तो याद रखेंगे। ठीक है, सॉरी बच्चे नहीं बोल सकते हैं, क्षमा चाहेंगे साथी, कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजगीर में हुई थी साथियों, राजगीर में हुई थी। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनमें संबंध 4 स्थान का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ, 1 स्तंभ और 2 में अंकित है, आपको इसका सुमेलित करना है। चलिए बताते जाइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा साथियों इसका सही आंसर होता है प्रथम प्रवचन। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी में कपिल वस्तु के समीप
साथियों लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और काशी के ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने क्या किया था साथियों, तो प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो बौद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ध्यान दीजिएगा साथियों, बौद्ध गया में जो किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह किसे हुई थी, तो गौतम बुद्ध को ही थी साथियों, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था साथियों, याद रखिएगा। जो बनाया गया है मंदिर, बोधि मंदिर, वह कब है साथियों, तो किसके द्वारा है, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, इसलिए वहाँ मंदिर बनाया गया साथियों। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता दें, तो बौद्ध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में साथियों महात्मा बुद्ध के वैशाख पूर्णिमा की रात में क्या हुआ, तो पीपल ब्रिज के साथियों नीचे में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस स्थल को साथियों मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाए थे साथियों, यह भी याद रखेंगे। परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। यह मंदिर पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है और वर्ष 2002 में साथियों इसको यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल पर शामिल किया गया है, यह भी याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो आगे है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा ने के युग में मिला था साथियों, तो याद रखिएगा वह किस शासक के युग में मिला होगा, तो याद रखिएगा साथियों कनिष्क के शासनकाल में मिला था। कनिष्क के शासनकाल में साथियों सम्पान चतुर्थ बौद्ध संगीत के में बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय में विकसित हो गया था और महायान शाखा में बौद्ध को देवता का रूप माना गया था साथियों, उसी की पूजा की जाने लगी थी और इसी के साथ अनेक बौद्धिस्ट भी इसे पूजा की करते हैं साथियों, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग बात करें तो आगे है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की सब प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी साथियों, तो याद रखेंगे कहाँ थी, तो यह थी साथियों आपकी वैशाली में। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो आगे साथियों याद रखिएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी साथियों। वस्तुतः 6ठी शताब्दी में साथियों जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में क्या था साथियों, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है साथियों, कहाँ पे, तो क्या महाभारत में है या फिर अंगुत्तर निकाय में है या फिर साथियों कहाँ है, या फिर देखिएगा कहाँ पे है साथियों, तो छांदोग्य उपनिषद में है, संयुक्त निकाय में है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों ये कहाँ है, तो यह ऑप्शन नंबर बी अर्थात कहाँ था साथियों, तो याद रखिएगा यह कहाँ है, अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं साथियों। याद रखिएगा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की क्या है साथियों, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। इनमें 16 महाजनपद कहा गया है साथियों, एक है अंग, दूसरा है मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, 5 मत्स्य, सूरसेन, अस्म व अवंती, गंधार और कंबोज, इस तरह से है साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था साथियों, तो याद रखेंगे इसका जो युग था, इसके शासनकाल में कौन थे साथियों, तो यह भी याद रखेंगे पहले कि इसके कौन थे, तो याद रखेंगे गुप्त साथियों। और आगे हम लोग बात करें तो नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था और यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसमें ध्यान संबत 12 गांव और साथियों ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे हुए हैं। याद रखिएगा साथियों 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अवस्थित में आया था। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान में दिया था और बाद में बुद्ध गुप्त तथा गुप्त साथियों तथा क्या था तथा गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने इसे विहार का दान दिया था साथियों, यह भी याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे साथियों किस लिए है, तो यह साथियों याद रखेंगे बौद्ध धर्म के दर्शन हेतु विश्व प्रसिद्ध है साथियों। मेरा पूरा सर दर्द कर रहा है, मेरा पूरा मुंह दर्द कर रहा है साथियों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें और एक बार सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें साथियों, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मेहनत करना पड़ता है। चलिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी साथियों, याद रखिएगा। तो मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो याद रखिएगा साथियों सैनिक की सुगमता के लिए भर्ती हेतु साथी इसे मनसब व्यवस्था को लागू की गई थी। चलिए इसको समझते हैं
तो मनसबवाड़ी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी साथियों, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बात निर्धारित होती थी साथियों। पहला, पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतना तथा तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबवाड़ को अपने मनसब से अनुसार सैनिक को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था को राज्य ने सैनिक के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायी के लिए किया था साथियों, यह भी याद रखिएगा आप लोग। आगे साथियों कि नीचे 2 व्यक्त किए गए हैं, जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर, ये दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला कथन क्या है? ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया था। दूसरा आर जो है साथियों उसका है महाविहार को राजकीय प्राश्र मिलता है, बंद हो गया था साथियों। क्या है इसका सही कथन? इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो इसका सही हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है आपका? तो क्या रहा है साथियों, दोनों ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर और ए की सही व्याख्या नहीं की गई है। अब सही व्याख्या क्या है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यह दक्षिण बिहार में वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित थी साथियों, और 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में इसकी स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था 12वीं सदी के अंत में तक। मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महावीर का पतन हो गया था साथियों, और बंगाल के पाल शासक द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने हेतु फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। यह भी बात आप लोग याद रखेंगे। आगे है कि प्रथम मगध सम्राट का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो याद रखेंगे साथियों किस शताब्दी में हुआ था, तो इसका याद रखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था साथियों। ठीक है, जो प्रथम मगध साम्राज्य के महत्ता है साथियों, वो वास्तविक साम्राज्य संस्थापक बिंबिसार था साथियों, इस चीज़ को याद रखेंगे। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी साथियों कौन सी थी, इस चीज़ को आप लोग जरा फटाफट बताइए साथियों। मगध की जो राजधानी थी साथियों वो कौन सी थी? तो याद रखिएगा साथियों मगध की राजधानी आपका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रज। ठीक है, बहुत बार बता दिया गया है इस प्रश्न को। तो आगे हम लोग चलते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? साथियों प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी? क्या वो पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, या फिर साथियों कौन सी थी? ध्यान दीजिएगा, चंपा थी, अंग थी। बताइए इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों बताइए। इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं या फिर इसमें से अधिक, इसमें से कौन सा हो जाएगा साथियों? ऐसे तो ई बताया जा रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट करके पर्सनली बताइए कि इनमें से कौन होगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के ने शासन किया था? साथियों नंद वंश के बाद जो थे वह मगध पे किस वंश ने शासन किया था? तो याद रखिएगा साथियों मौर्य वंश ने किया था। ठीक है, नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। और साथियों याद रखिएगा नंद वंश में कुल 9 राजा थे साथियों, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, उससे पहले थोड़ा सा और बता दें आपको कि नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलन और छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी और चारों ओर घृणा असंतोष का वातावरण व्याप्त था। इसी काल का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या की और साथियों नंद वंश का अंत हो गया। और स्पष्ट है कि ये विकल्प इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बात करें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 71 की, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन सा है साथियों? तो वह है विशाखापत्तनम। ठीक है साथियों ध्यान दीजिएगा, विशाखापत्तनम कृत्य मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज का पुत्र माना जाता है साथियों। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। 18वीं शताब्दी में साथियों याद रखिएगा धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा था साथियों। और मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखापत्तनम के नाम से 2 अन्य रचनाएं भी उल्लेखनीय है। एक है देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिकीय वंचित का, या फिर कह सकते हैं साथियों अभिसारिकीय वंदित का। इस चीज़ को याद रखिएगा, थोड़ा सा ये सब चीज़ थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का यह सब है साथियों, तो इस चीज़ थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था साथियों? तो याद रखिएगा कौन सा राजा था? तो आप याद रखिएगा साथियों धनानंद था। ठीक है,
ये चीज़ को याद रखिएगा साथियों। इस सीरीज को लेने का उद्देश्य यही है कि जब आप 69 का बीपीएससी देने जाएं तो क्विक रिवीजन आप 1 से 2 घंटे में बैठकर कर लेंगे, सारा माइंड में आपका प्रश्न बैठ जाएगा। चलिए आगे है कि महापद्मनम के उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथ में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था साथियों। उसे यूनानी लेखक ने अग्रमीज कहा साथियों। जेनोफो उसे बहुत क्या कहते हैं साथियों, धनाढ्य व्यक्ति कहते हैं, और भद्रशाला उसका सेनापति था। चलिए आगे हम लोग बात करें तो पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। कब बना था साथियों और किस चीज से बना था, तो याद रखिएगा यह लकड़ी का है। और साथियों बिहार में पटना के समीप साथियों बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई में मौर्य काल में लकड़ी की विशाल भवनों का अवशेष मिलता है साथियों। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को जाता है साथियों, यह भी याद रखेंगे। बुलंदी बाग से नगर के प्रकोट के अवशेष तथा कुम्हरार के राजप्रसाद के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था साथियों? अष्टप्रधान का जो गठन किया गया था वह शिवाजी के द्वारा किया गया था, सबसे पहला बात। और आगे हम लोग इसके बारे में अगर बात की जाए तो शिवाजी के राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्याख्या की गई है, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया गया था साथियों। और इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, संयुक्त सेनापति, पंडित राव तथा न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन के आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे तथा इनके कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था साथियों। जैसे आज के समय में आप मंत्रिमंडल देख रहे हैं ना, इसी प्रकार से था। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों तो निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी साथियों? याद रखेंगे किस मौर्य राजा ने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी साथियों। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है साथियों। दक्षिण भारत में अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक एकमात्र कलिंग विजय ही की थी, यह भी बात है, ठीक है। अतः ऐसी स्थिति में साथियों दक्षिण विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना चाहिए, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संगीत थी और इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण किया गया है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करती है। आगे हम लोग बात करें साथियों तो आगे है आपका अभिलेख, जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। यह कौन सा अभिलेख है साथियों? क्या वो कलिंग शिलालेख, अशोक पर गिरनाम शिलालेख है, रुद्रदान का जूनागढ़ अभिलेख है, या फिर साथियों आप कह लें या फिर आप साथियों अशोक का सोपारा शिलालेख है? कौन सा है साथियों? तो याद रखेंगे कौन सा सही है साथियों? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रुद्रदान या फिर जूनागढ़ शिलालेख। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं साथियों। तो रुद्रदान के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक शुंगगुप्त ने क्या किया था साथियों? तो वहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में साथियों अशोक ने यूनानी गवर्नर तुषास्पद से इसे जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई थी साथियों। याद रखेंगे इस प्रांत को आनंद तथा सौराष्ट्र कहा जाता है। इसे पश्चिम भारत का पर समुद्र चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण भी मिलता है, यह भी याद रखेंगे। निम्न में से साथियों कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था साथियों? यह याद रखिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका श्रीलंका। श्रीलंका तक क्या था साथियों? उसका क्षेत्र था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। और साथियों याद रखेंगे द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्या और सपितु युग, केरल पुत्त युग एवं ताम्रती श्रीलंका को छोड़कर सर्प तथा क्योंकि इस राज्यों का प्रथम समवर्ती राज्य कहा जाता है साथियों, यह भी याद रखिएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी साथियों? तो याद रखेंगे किस नगर में की गई थी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पाटलिपुत्र में, ठीक है। चलिए आगे रखें साथियों सिंगली अनुसूचियों, याद रखेंगे साथियों सिंगली अनुसूचियों दिवसंत और महावंश के अनुसार अशोक के राज्य काल में पाटलिपुत्र को मेगा लिपुत
दिप्स की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीत की जाती है साथियों, यह भी याद रखेंगे। अशोक के शिलालेख प्रयुक्त में इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है, क्या है साथियों? वह भाषा, तो याद रखेंगे वो जो भाषा है साथियों वो प्राकृतिक भाषा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेख से ही ज्ञान होता है। इसके अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है साथियों। एक है शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है, चलिए, शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं साथियों। और इसका अगर बात की जाए साथियों तो यह कहाँ से किया गया है, तो शाहबाजी गढ़ी और मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धोली और जोगढ़, इस प्रकार से कुछ नाम है साथियों, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है इसका, चलिए यहाँ पे आगे है साथियों आपका 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है साथियों? तो यह तो आप सभी देखकर प्रश्न को समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर आपका क्या हो रहा है साथियों। इसका सही आंसर हो रहा है आपका खरोष्टी लिपि। चलिए, खरोष्टी लिपि क्या है साथियों? तो प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी तथा इसे पढ़ने का श्रेय किसे जाता है साथियों? तो मेसल, प्रिंसेप और नोरिस, फिर लॉरेंस, इसे जाता है संयोग, कनिंघम आदि विद्वानों को यह स्रोत जाता है साथियों कि सबसे पहले ये लोग पढ़ते हैं। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था साथियों? तो अशोक के जो धर्म का मूल संदेश था वह था साथियों राजा के प्रति वफादारी, शांति का एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, उन में से सभी था साथियों। थोड़ा सा यहाँ समझेंगे तो अशोक धर्म था साथियों, एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने पूरे और 7 शिलालेख के माध्यम से संदेश देते हैं कि अपानिषेध, वहुस्क न्याय, दया, दान, सच्चे सोचना, मायने साधवे, अर्थात कम पाव करना, कल्याण करना, दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बना रहना, इस प्रकार अशोक धर्म के मूल सिद्धांत थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आगे है साथियों कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों वह कौन सा है? तो भाब्रू स्तंभ है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, भाब्रू जो कि वैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और याद रखिएगा साथियों यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित भी बताता है साथियों, यह भी करिएगा। ठीक है, आगे है साथियों अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है साथियों? क्या वह चक्रवर्ती है, धर्मदेव है, प्रियदर्शी है, या फिर साथियों वह क्या है? धर्मकृति है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका क्या? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों प्रियदर्शी। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है साथियों, इस चीज़ को याद रखेगा। अशोक के अभिलेख में सर्वप्रथम उसे देववांशितीय अर्थात साथियों वे सुंदर देवता तथा राजा आदि के उपासित से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे आपको अशोक वर्धन भी कहा गया साथियों, इसको याद रखिएगा। आगे है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया साथियों? तो याद रखिएगा किस पहलू पर डाला गया है? तो यह साहित्य हो जाएगा आपका राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता साथियों। और ऐतिहासिक ग्रंथ ही नहीं अपितु राजनीतिक शास्त्र एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस के से की जाती है साथियों, इसे भी याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करें कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है साथियों? तो याद रखिएगा वह आर्थिक संबंध, शासनकाल से के सिद्धांत, विदेशी नीति और धन संचयन, इन सभी पर है साथियों। इसका मतलब इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में सभी रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के मंडल सिद्धांत हैं जो विदेशी नीति की व्याख्या करता है। इसमें के अलावा साथियों याद रखिएगा समता सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग और
कोष, दंड, या 7 सिद्धांत है साथियों, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है साथियों, और कई बार यह प्रश्न मेंस में पूछा गया है। ठीक है, आगे साथियों, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो याद रखिएगा साथियों, कितने भी विभाजित किया गया था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा 7 श्रेणी में विभाजित किया गया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। दार्शनिक, कृषक, और साथियों पशुपालन, कारीगर, योद्धा व निरीक्षण, एवं साथियों याद रखिएगा संभावदन। ठीक है साथियों, मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा से प्रचलित होने का उल्लेख भी नहीं करता साथियों, उल्लेख नहीं करता है। और मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, और न ही साथियों उसे भिन्न पेशा ही अपना कर सकता था। ठीक है, वो अलग काम भी अपना नहीं सकता था। आज के लिए इतना ही साथियों। 86 हम लोग मतलब लगभग 86 प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं, और इसमें आपका पूरा प्राचीन भारत का जितना भी प्रश्न पूछा गया है साथियों अभी तक, सारा का सारा इसमें हम लोग हल कर चुके हैं साथियों। नेक्स्ट हम लोग क्लास में मध्यकालीन भारत का जितने भी प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं, इन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में। क्लास काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया साथियों, और आप लोग फिर बाद में आप ही लोग को दिक्कत होगा, आप लोग नहीं देखेंगे। इसलिए साथियों ज़्यादा क्लास करने से बेटर है कि छोटा छोटा भाग में डिवाइड कर दें। इसी को आज यहीं पे रहने देते हैं साथियों। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें और भी आगे करने के लिए हौसला मिल सके साथियों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं साथियों कल मध्यकालीन भारत के सारे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए यहीं जय हिंद, जय भारत।